नमस्कार। आज के दिन आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को पांच भौतिक काया छोड़े हुए 1 महीना हो गया है। इस महीने में मेरे मन में यह विचार आता रहा कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा, पर कह नहीं पाया। वाणी ही नहीं फूट पा रही थी। उनके लिए कुछ कहना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। वह हम लोगों के लिए कहा करते थे बहुत कुछ। चतुर्वेदी जी अपने बाद की पीढ़ी के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और कहा उन्होंने। उनके लिए हमें कुछ कहना होगा, यह कल्पना नहीं थी। तो यह एक बड़ा आघात जो लगा, उनका निधन हो गया गत माह 7 जुलाई के दिन। वह कुछ ऐसा अपूरणीय, ऐसी क्षति संस्कृत जगत की करके गया है कि उसके संबंध में सहसा कुछ कह पाना कठिन है। आचार्य चतुर्वेदी अपने बाद की पीढ़ी के लिए अहेतुक बंधु थे। बड़े भाई के रूप में हम में से अधिकांश लोग उनको देखते रहे, जो उनके समकालीन और उनसे कुछ वर्ष 10 वर्ष 15-20 वर्ष तक भी छोटे थे। और हम सबका मंगल करने का संकल्प वे चरितार्थ करते रहे। वे हमारे अग्रज भी थे, पथ प्रदर्शक भी थे। वे मध्य प्रदेश के इस समय सबसे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, विद्यावृद्ध विद्वान मनीषी भी थे। अनेक अवसरों पर, अनेक मंचों पर उनका साथ रहा। मध्य प्रदेश शासन का जो विद्वत जगत के लिए सर्वोच्च सम्मान है, शिखर सम्मान, वह मैंने और उन्होंने एक साथ प्राप्त किया। उसको बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। अपने पिताजी का की स्मृति में शताब्दी समारोह का आयोजन मैंने किया। उसमें वे प्रमुख अतिथि के रूप में आए। उन्होंने जो वक्तव्य दिया, कल्पना नहीं थी कि मेरे पिताजी के संबंध में इस प्रकार से वे वक्तव्य देंगे। अनन्य भाव उन्होंने प्रकट किए, और कहाँ से, किस समय की कौन सी स्मृति उनके मन में बसी हुई थी, उसका उद्घात उन्होंने किया। मैं सोचता था कि मेरे पिताजी से वो कब कहाँ मिले हैं, पर उनकी स्मृति बड़ी अचूक थी। 60 वर्ष पहले के एक प्रसंग को उन्होंने खोलते हुए बताया कि उन्होंने शोध कार्य आरंभ किया ही था, और किसी यात्रा के सिलसिले में वे छतरपुर होते हुए जा रहे थे। पता चला कि छतरपुर के महाराजा महाविद्यालय के प्राचार्य संस्कृत के विद्वान हैं, तो प्राचार्य के बंगले में उनसे मिलने के लिए वो पहुंच गए। इससे यह भी पता चलता है कि चतुर्वेदी जी कितने संपर्कशील थे संस्कृत जगत में। कोई भी विद्वान जहाँ कहीं है, उससे वे संपर्क करते थे। युवावस्था में भी एमए करके निकले ही हैं, और जहाँ जो कोई विद्वान है, उससे संपर्क करने की प्रवृत्ति उनमें है। वे हम लोगों के बीच में एक बड़े संवाद पुरुष थे। इस रूप में, एक संवाद पुरुष के रूप में, उन्होंने बड़े सेतु कायम किए संस्कृत के विद्वानों के बीच में, अपने गुरुजनों और गुरुजनों के बीच में, अपने शिष्यों और शिष्यों के बीच में, तथा अपने और अपने शिष्यों और गुरुजनों के बीच में। वे बड़े संवाद पुरुष के रूप में निरंतर सक्रिय हमारे बीच में थे। चतुर्वेदी जी ने उस दिन अपने भाषण में बताया, जो आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्होंने दिया था, कि वो महाविद्यालय के प्राचार्य हरिराम मिश्र जी के बंगले पर पहुंचे, तो कोई अत्यंत दिव्य काय प्रतीत होने वाले विद्वान वहां बैठे हुए थे। वो चुपचाप सुनते रहे। मैं प्राचार्य जी से बात करता रहा। जब मैं चलने को लगा, तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि आपकी मेधा विद्या सफल हो। वो वाक्य मेरे साथ बना रहा है, ऐसा चतुर्वेदी जी ने उस समय बताया। 19 सितंबर 1937 के दिन जबलपुर, जो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहा जाता है नगर,
उसमें उनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने वृंदावन में प्राप्त की। 1960 में उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करते हुए संस्कृत में एमए की स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और कला संकाय का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। 1965 में उन्होंने पाली और प्राकृत में भी स्नातकोत्तर परीक्षा इसी प्रकार से प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। 1968 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य की उपाधि भी उन्होंने अर्जित की और इसमें भी प्रथम श्रेणी उन्होंने प्राप्त की। द्वैत वेदांत की तत्व समीक्षा पर उन्होंने शोध कार्य किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में ही वे संस्कृत, पाली और प्राकृत विभाग में प्राध्यापक रहे। अनेक वर्षों तक विभागाध्यक्ष का दायित्व उन्होंने निभाया और अद्भुत संगठन क्षमता और कार्यकुशलता का परिचय दिया। अनेक नवीन गतिविधियों का उन्होंने प्रवर्तन किया। नए उपक्रम अनेक उन्होंने किए। राष्ट्रीय संगोष्ठियां बहुत सारी आयोजित की। चतुर्वेदी जी ने अपने अध्यक्षत्व के कार्यकाल में उदयपुर में 1.5 साल रहने के पश्चात में सहायक प्राध्यापक के रूप में सागर विश्वविद्यालय में 1973 में आया ही था और उसी समय जबलपुर के संस्कृत, पाली और प्राकृत विभाग में आचार्य चतुर्वेदी जी के निर्देशन में संस्कृत शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन था। उनका ऐसा कुछ पहचान थी कि नए से नए लड़कों को भी वे आमंत्रित करते थे, युवतम विद्वान को भी वे आमंत्रित करते थे। तो मेरी तो उस समय अवस्था ही क्या थी, लेकिन चतुर्वेदी जी ने फोन पर कहा कि आप आ जाइए। मैं वहां चला गया। कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का मैंने प्रथम दर्शन वहां पर किया। वीरभद्र मिश्र को मैंने वहां पहली बार देखा। यद्यपि उनकी जो पत्रिका थी उसमें मैं लिखता रहता था और उनका प्रशंसक भी मैं था, पर ये चतुर्वेदी जी का संयोजन कुशल था कि वे कितने विद्वानों को जिन को देखने का हम सपना पालते थे, उनसे संपर्क परिचय उन्होंने हमारा कराया। बाद में जो उन्होंने संगोष्ठियां की उसमें तो डॉक्टर मनमोहन घोष वे आए, उनको सुनने को मिला हमको। डॉक्टर वी राघवन जो शताब्दी पुरुष हैं हमारे समय के, वे चतुर्वेदी जी के बुलाने पर आए और उनके व्याख्यान हमने सुने। प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी तो उनके गुरु थे। प्रभाकर नारायण कौठेकर जी भी उनके गुरु रहे। इन दोनों को तो वे बुलाते ही रहते थे। इन दोनों के व्याख्यान सुनने को मिलते ही थे जबलपुर में जब जब जाते थे चतुर्वेदी जी के आयोजनों में। पर ऐसे अनेक विद्वान, चंडिका प्रसाद शुक्ल भी उसमें आए। प्राचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी तो बार बार आते ही रहे चतुर्वेदी जी के आयोजनों में। प्राचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से चतुर्वेदी जी उनके डीलिट शोध प्रबंध के निर्देशक के रूप में रहे। दोनों में बड़ा बंधु भाव रहा, अनन्य सौहार्द रहा चतुर्वेदी जी का अपने कुछ समवयस्क लोगों के साथ। उनमें सबसे पहले नाम प्रोफेसर श्रीनिवास रथ का आता है। दोनों में बड़ी अटूट मैत्री रही और ये लोग कुछ इस तरह के थे कि एक बार मित्रता स्थापित हो गई तो ऐसे मैत्री के तार जुड़ते हैं कि वो निरंतर और भी मजबूत होते चले जाते हैं। रथ साहब ने बहुत उनका साथ निभाया। उज्जैन में जब वह कालिदास अकादमी के निदेशक रहे, और रथ साहब तो आते ही रहे चतुर्वेदी जी के बुलाने पर। अपनी सारी जिंदादिली, मस्त मौला जो उनकी तबीयत है उससे अद्भुत समा बांधते रहे जहां जहां वे गए। जबलपुर की संगोष्ठियों में कई बार हम लोग भेड़ा घाट नौका यात्रा पर गए। चतुर्वेदी जी ने उस सब का आयोजन किया। आयोजन कुशलता उनमें बहुत थी। कालिदास अकादमी के निदेशक रहे 5 साल। अत्यंत सुचारू रूप में संचालन किया। कालिदास अकादमी को पुनः प्रतिष्ठित उन्होंने किया। राजशेखर अकादमी के भी जबलपुर में निर्देशन रहे।
राजशेखर महोत्सव का आयोजन उन्होंने ही आरंभ कराया। जिस प्रकार से उज्जैनी में महापंडित सूर्यनारायण व्यास ने कालिदास महोत्सव का आयोजन आरंभ कराया और उसके वे पुरोधा रहे हैं, उसी प्रकार से राजशेखर महोत्सव का आयोजन का उपक्रम जबलपुर में चतुर्वेदी जी ने किया, क्योंकि त्रिपुरी जबलपुर के निकट प्राचीन सांस्कृतिक स्थल है जहां राजशेखर रहे। कान्यकुब्ज से चलकर वे त्रिपुरी नरेश की सभा में पहुंचे थे। जिस प्रकार से उज्जैनी में कालिदास का उत्सव होता है, उसी प्रकार से राजशेखर का उत्सव यहाँ मनाया जाता रहे, यह उनका स्वप्न था और उसी स्तर का उत्सव वे आयोजित कराते रहे। लगभग उसमें नाटक भी हुए, संगोष्ठियां हुई, कवि गोष्ठियां हुई। एक बड़ा सांस्कृतिक मंच उन्होंने बनाना चाहा राजशेखर उत्सव के माध्यम से। बड़े बड़े पदों पर चतुर्वेदी जी रहे। 1984 से 1987 के बीच 3 वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल फेलो वे रहे। अनेक संस्थाओं से उनका जुड़ाव रहा सारे भारत में, उत्तर से दक्षिण तक, आसे तो हिमाचल, कहाँ वे नहीं जाने जाते थे, माने जाते थे। उनकी शिष्य मंडली बड़ी है, प्रतिष्ठित विद्वान उनके शिष्य हैं। डॉक्टर इला घोष बड़ी विदुषी हैं, सदैव स्मरणीय हमारे लिए हैं, श्रद्धेय हैं और निरंतर सक्रिय हैं। उनकी प्रेरणा रही ऐसे लोग, ऐसे विद्वानों और विदुषियों के लिए काम करने के लिए, काम कैसे करना है, कराना है, ये दिंग निर्देश वे बहुत करते रहते थे। डॉक्टर इला घोष हैं, गोपीनाथ महापात्र हैं जो भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय में रहे और जगन्नाथ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। राजेंद्र त्रिवेदी हैं, रहस बिहारी द्विवेदी हैं, बड़े विद्वान के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। पुष्पा दीक्षित जो व्याकरण की महापंडिता हैं, ये उनकी बड़ी शिष्य मंडली है। ऐसे अन्य अनेक कई लोग हैं। उनका अभिनंदन ग्रंथ 1999 में प्रकाशित हुआ। मेरे ही संपादकत्व में यह प्रकाशित हुआ। मैं इसका संपादक था। वांग्मयी, पेनोरामा ऑफ इंडोलॉजिकल रिसर्चेस, यह शारदा पब्लिशिंग हाउस से 1999 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। चतुर्वेदी जी का यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा कुछ ऐसी थी कि बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। देश भर के अच्छे अच्छे विद्वानों ने इसमें अपने लेख दिए। पतंजलि कुमार भाटिया, राजेंद्र मिश्र, दयानंद भार्गव, राममूर्ति त्रिपाठी, पंडित बच्चूलाल अवस्थी, रामनारायण मिश्र, केदारनाथ त्रिपाठी, पुष्पा दीक्षित, जानकी प्रसाद द्विवेदी, बाल शास्त्री, ये बड़े गणनीय गणमान्य विद्वान हैं जिनके महत्वपूर्ण लेख आगम, वाल्मीकि रामायण, वेदांत, योग दर्शन, व्याकरण दर्शन इत्यादि पर इस ग्रंथ में संकलित हैं। सत्यप्रकाश मिश्र तो वेद विद्या के विद्वान के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका वैदिक वाङ्मय में ऐतिहासिक और दार्शनिक तत्व यह सर्वप्रथम इसमें संकलित है। इस ग्रंथ में चतुर्वेदी जी की अत्यंत मधुर स्मृतियां भी संजोई गई हैं। यह कार्य करने का अवसर मुझे, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। चतुर्वेदी जी के साथ जो मेरे संबंध रहे उसके कारण प्रसन्न हुए वे भी। इसका भव्य लोकार्पण महोत्सव हुआ था उज्जैनी में। शिव मंगल सिंह सुमन उसमें मंच पर उपस्थित थे। वह दुर्लभ, विस्मरणीय, अविस्मरणीय अवसर था और बहुत रोचक उसकी यादें मेरे साथ हैं। चतुर्वेदी जी के साथ बहुत मधुर स्मृतियां हैं उनके सानिध्य की। जब जब उनका सानिध्य मिला, सदैव आश्वस्त कर उनका सानिध्य हुआ करता था। और क्या उनके संबंध में कहूं। इसमें चित्रावली भी है और यह जो ग्रंथ है इसमें एक अष्टक प्रकाशित है जो राजेंद्र मिश्र जी के द्वारा प्रणीत है। उसके जितने पद्य हो सकेगा मैं पढ़ूंगा। राजेंद्र मिश्र जी की रचना शक्ति का क्या कहना है। और उन्होंने बहुत गौरव के भाव से यह अष्टक दिया था।
यश्चाम्पेय प्रसून प्रतिम इह जगत्यात्म सौरभ्य भारैर्विद्यामोदं वितन्वन् बुधजन परिधिं रञ्जयन् राजतेलम् आनन्दं सत्यमित्रादुपनिषदि मतं लब्धवन्तं तमीडे विद्याचार्यं सुधीन्द्रं जबलपुरमहन्मण्डनं कृष्णकान्तं तम कृष्णकांतम ईडे। वेद का जो प्रसिद्ध धातु है उसका भी प्रयोग कर दिया है, सत्यमित्र शब्द का प्रयोग कर दिया है श्लेष में। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के अनन्य शिष्यों में कृष्णकांत चतुर्वेदी जी रहे, वैष्णव मतावलंबी वे रहे, वृंदावन में शिक्षा प्राप्त की थी, राधा भाव में निरंतर निमज्जित रहते थे। राधा भाव सूत्रम उन्होंने मुझे दिया था कृपा पूर्वक, उनकी मौलिक रचना है सूत्रों में लिखी हुई, भाष्य सहित, हिंदी भाष्य सहित। वह एक अनोखी पुस्तक है। इस प्रकार के राधा भाव में निमज्जित होकर के सूत्र लिखे हों अन्य किसी ने, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। तो यह राजेंद्र मिश्र अपनी संपूर्ण कवित्व प्रतिभा का विनियोग करते हुए स्तवन करते हैं कृष्णकांत चतुर्वेदी के लिए। वो भी उनको बड़ा भाई ही सदैव कहते रहे। अभ्यस्ता वेद विद्या श्रवण सरणिगा पालिता स्मार्त शिक्षा पौराणम यद पौराणम सद्रहस्यम श्रिय मुपगमिता देववाणी प्रतिष्ठा नैदानीं लक्ष्यतेद्धा किमपि गुरुतरम यावच्छक्यं प्रयत्नैः श्रियमुपगमिता देववाणी प्रतिष्ठा नैदानीं लक्ष्यतेद्धा किमपि गुरुतरम कृष्णकांतावशिष्टम। अच्छी अभिव्यक्ति की है और जो उचित पदावली है, यह ऐसा नहीं लगता कि चाटुकारिता कर रहे हैं और कुछ बढ़ा चढ़ाकर प्रशस्ति कर रहे हैं। यथोचित जो कथन हो सकते थे उन्हीं को अभिव्यक्त किया है। लोकोत्थानाभिलाषो विलसति नितरां यन्निसर्ग प्रवाहे सौहार्दं क्षेममूलं विशदयति मनो हारनिहार शुभ्रम नव्योन्मेषा च योग्या नवरसरुचिरैर् यः पदार्थैर्युनक्ति नित्यस्वाध्याय दीप्तं गतरिपुम अनघम प्रीणये कृष्णकांतम। गतरिपुम अनघम, ये पर्यायोक्त अलंकार हो जाता है। जो विशेषण बनाए हैं बहुत ही सटीक समुचीन विशेषण है। गतरिपु वह हैं, अजात शत्रु वे रहे और सदैव संस्कृत जगत का सम्मान स्नेह उनको मिलता रहा। अनघ वे रहे हैं, नित्य स्वाध्याय दीप्त तो वे ही थे ही। नवीन जो भी ग्रंथ आते उनका स्वाध्याय करते रहते थे। और चतुर्वेदी जी की बड़ी दुर्लभ विशेषता है कि अन्य भाषाओं के साहित्यकारों और विद्वानों से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था। धनंजय वर्मा से उनके बड़े अभिन्न संबंध थे और बड़ा मैत्री भाव दोनों में था। दोनों एक दूसरे पर बड़ा सौहार्द रखते थे। हिंदी के अनेक कवियों, इतिहासकारों, सुरेश मिश्र बड़े इतिहासकार हैं हमारे समय के, वो कैसे उनके इतने घनिष्ठ संबंध थे। मैं तो चकित रह जाता था कि अन्य विषयों के आधुनिक विद्वानों से कितने घनिष्ठ संबंध उनसे हैं, उनके हैं, और कितना विचार विनिमय वे कर पाते हैं। कम लोग इतना निभाव रखते हैं और संपर्क कितना दूरगामी रखते हैं। दक्षिण के अनेक विद्वानों से उनके उसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध थे। प्राचीयाम्या प्रतीचि धनपति कुकुभ धनपति ककुभ स्वागतं व्याहरन्त्यः स्वात्मज्योतिर्वरीतुं यद यदमलय यशसा यदमलयशसा सस्पृहं यं शयन्ते विद्वद्गोष्ठ्यो लभन्ते ऋतुपति सुषमां संगतायन महिम्ना वन्दे वाक्चित्रकूटं तमिह मधुगिरा कामदं कृष्णकांतम। ऐसी सुंदर कविता तभी बनती है जब उतना ही सुंदर चरित्र वाला, उतना ही सौम्य दर्शन, उतना ही अभिन्न सौहार्द वाला व्यक्ति हुआ करता हो। सबके लिए इतनी अच्छी कविता नहीं बनती। यद्यपि यह सत्य है कि राजेंद्र मिश्र की सरस्वती है इस प्रकार की कि वे इस प्रकार सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चिंद माना महताम कवि नाम, इस आनंदवर्धन की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। द्राक्षा दीक्षा समर्थैः स्वमधुर वचनैः सौहृदं वर्धयन्तं वैशारद्या च गोष्ठीं सरदय निशिताम्
निर्भरं भूषयन्तम् शास्त्रे काव्ये पुराणे श्रुतिवचसि समं प्राप्त नित्यप्रवेशं रेवा वारि प्रपूतं कमपि बुधवरं भावये कृष्णकांतम। भावना की है। और कृष्णकांत शब्द भी कितना सुंदर इस कविता में आकर के हो गया है। कृष्णकांत की जो सारी अर्थ विच्छित्तियां हैं वो चतुर्वेदी जी के भाव चित्र में उनका जो आकृति है, आकार है, शरीर है, उसमें भी उपगत होती हैं। गोविंद प्रीतिपूतम गुण गरिमधरम मानसम यस्य रम्यम सर्वान् बध्नाति सद्यो यदधर विलसन मंजुषा मंजुवा संतहासः प्राज्ञोऽसौ कृष्णकान्तो हरिहर कृपया विन्दताम् भूरि सौख्यम पूर्णायुष्यम समन्तादिति मधुरधिया शंसते अत्याभिराजः। यह कुछ पद्य मैंने एक या दो पद्य छोड़ करके कृष्णकांताष्टकम से पढ़ा। अंत में एक पुस्तक जिसकी चर्चा मुझे बहुत विस्तार से करनी चाहिए थी, उन्होंने कितने प्रेम से मुझे दी थी। कई बार ये होता है कि अपने जितने निकट होते हैं उनकी ही उपेक्षा हम कर देते हैं। अति परिचयाद अवज्ञा, इसलिए ऐसा कहा है। कई बार चतुर्वेदी जी को ही भूल जाते थे जबकि बहुत निकट हमारे थे। ऐसा हुआ, वो तो हो जाता है। आगत का स्वागत ये उनकी पुस्तक है। राधा भाव सूत्रम एक पुस्तक उन्होंने दी। दोनों ही मैंने देखी और पढ़ी और दोनों ही अद्भुत पुस्तकें हैं, विलक्षण पुस्तकें हैं। और यह ललित और विविध निबंध इसमें हैं। तो निबंध पढ़ते हुए लगता है कि चतुर्वेदी जी यदि निबंध लिखते या ललित निबंध लिखते तो इस क्षेत्र में अत्यंत विशिष्ट पहचान उनकी हिंदी के ललित निबंधकार के रूप में होती। इसके जो कुछ निबंध हैं वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, इन तीनों के निबंधों की ही परंपरा में स्थापित किए जा सकते हैं। वो परंपरा उन्होंने पूरी तरह से रचा बसा ली है अपने कतिपय इन निबंधों में। अधिक निबंध नहीं है। चतुर्वेदी जी जिस जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में कुछ ऐसा उन्होंने किया कि लगता है कि इसी क्षेत्र में जाते तो शिखर पर बहुत आगे पहुंच जाते। वे राजनीति में जाते तो पता नहीं कितने बड़े ऊंचे पद पर वे होते, इतने कुशल थे वे। पर अच्छा हुआ नहीं गए। राजनीति तो जैसी गंदली इस समय हो रही है, विद्वानों का उसमें क्या काम। पर कौशल उनमें बहुत था। रणनीतिकार के रूप में अद्भुत उनकी प्रज्ञा काम करती थी। और वह हमने कई बार देखा। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के वो अध्यक्ष रहे और उसकी बैठकों में, उसकी एग्जीक्यूटिव की बैठकों में कितने कुशल वे थे। दूरगामी सोच उनकी थी। यह हम देखते थे उनके साथ रहकर के बैठकों में। वे दर्शन के क्षेत्र में जाते तो द्वैत वेदांत पर उनकी जो समझ है, वे संत साहित्य के क्षेत्र में कार्य करते, इसमें भी उनकी जो गहरी समझ है। पुराणों के क्षेत्र में, वाल्मीकि रामायण के क्षेत्र में, अध्यात्म रामायण के क्षेत्र में, उस पर तो बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था। इस तरह की कई बड़ी शोध योजनाएं उनकी थी। तो जिस क्षेत्र में वो जाते उसमें उनकी बड़ी सूझबूझ और नई दृष्टि थी। ये जो आगत का स्वागत निबंध है, निबंध संकलन है, इसमें वो कहाँ से कहाँ यात्रा करते हैं। ललित निबंध की तो विशेषता ही यह होती है कि कितनी ऊंची उड़ान उसमें ललित निबंधकार भरता है। एक क्षेत्र से कैसे दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है और कितने रत्न चुन करके लाता है, कितनी मणियां बटोर लाता है, कहाँ से कहाँ अनेक क्षेत्रों में संचरण करता हुआ। तो ईयर शब्द की बात करते हैं नए वर्ष की चर्चा करते हुए। कहते हैं ईयर शब्द भी विलक्षण है, जो अंग्रेजी का है। यूरोपीय भाषा समूह तथा अन्य भाषाओं में प्रायः गति के अभिप्राय में ईयर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं काल और ऋतुवाचक अर्थ में भी यह आता है। ईसवी वर्ष ईयर अपने बहुत पुराने भारोपीय रूप में येरो या यूरो के रूप में जाना जाता है। इसमें जो ये है या यो धातु जो है और रो प्रत्यय है,
तो ये का अर्थ तो गति है। और संस्कृत, लैटिन और ग्रीक, इनमें इण गतौ जो धातु है, वहां जाकर के ईयर वह ये या यो धातु बन जाती है। लिथुएनियन में जाते हैं, उसमें ज्योति धातु है, जिसका अर्थ चढ़ना या बढ़ना है, इति धातु हो जाती है। गोथियन में जेरी हो जाती है, गियर शब्द आ जाता है। अवेस्ता में ईयर होता है, और ग्रीक भाषा में योशा शब्द आ जाता है। बोहेमियन में जार, ये शब्द, ये सब ईयर के पुरखे हैं। अंग्रेजी में जो ईयर आया, YEAR, इतनी लंबी परंपरा का संधान वे करते हैं, कई हजार वर्षों की परंपरा का। और फिर माह जनवरी पर आते हैं, कहाँ से कहाँ यात्राएं वे करते हैं। फिर वसंत और मकर संक्रांति पर बात करते हैं, और कैसे वर्ष गणना होती है। मकर संक्रांति शिशिर ऋतु में पौष मास में जब आती है, तो ये जो भारतीय पंचांग है, उस पर वे बात करते हैं। ये लंबा निबंध है, और कितनी जानकारियां, कितनी सूचनाएं अपने लालित्य के साथ इसमें पिरोई गई हैं। यह नए वर्ष पर लिखा गया जो निबंध है, इस तरह के इसमें निबंध हैं। इस पर फिर कभी चर्चा कदाचित मैं कर सकूं। इन शब्दों के साथ आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।